नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जी न्यूज पर बहस का नंबर 1 शो ताल ठोक के। हम वक्फ बिल को फाड़कर फेंक देंगे, हम वक्फ बिल को कूड़ेदान में फेंक देंगे। कल तक यह बयान सिर्फ आरजेडी के एक एमएलसी ने दिया था, लेकिन आज आरजेडी का यह आधिकारिक बयान है, पार्टी का ऑफिशियल बयान, क्योंकि खुद तेजस्वी यादव ने भरी जनसभा में इस बात का ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा कि हम वक्फ कानून पर पार्टी के इस स्पष्ट स्टैंड के नफा नुकसान को हम समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उन्होंने ये साफ कह दिया है कि हम वक्फ बिल को कूड़ेदान में फेंक देंगे। और इसी बीच एक बयान संगीत सोम का भी आया है। उनका कहना है कि बुरखे की आड़ में फर्जी वाले होते हैं। वक्फ कानून जो इन लोगों ने बनाया है, हमारी सरकार बनेगी तो उस बिल को हम लोग कूड़ेदान में फेंकने का काम करेंगे। एयरपोर्ट पे जाएंगे तो चेहरा दिखाएंगे, जहां जाएंगे विदेश में जाएंगे चेहरा दिखाएंगे, हज के लिए जाएंगे चेहरा दिखाएंगे, लेकिन देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था में यहां चेहरा नहीं दिखाएंगे, वोट के लिए चेहरा नहीं दिखाएंगे। संगीत सोम फिक़ा प्रस्ताना ज़हनियत रखते हैं और इन लोगों की बातों का मकसद और मतलब सिर्फ मुसलमानों पर इल्जाम लगाना और मुस्लिम महिलाओं की तौहीन करना होता है। वोट की आड़ में आतंकवाद करना है और वोट आतंकवाद के तरीके से चलाना है, इसलिए चेहरा नहीं दिखाना है। संगीत सोम इस बात को कहते हैं कि महिलाओं का बुर्का पहनना ये है, ऐसा है, वैसा है। तो इनके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी तो यही कहते हैं कि हम कुछ लोगों को कपड़ों से पहचान लेते हैं। पर्दा हो या बुर्का हो, अगर आप उसकी आड़ लेकर कोई गलत कार्य करेंगे, गैर संवैधानिक कार्य करेंगे, तो निश्चित तौर पे उसको गलत कहा जाएगा। तेजस्वी यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे, सारे बिल फाड़ के फेंक दिए जाएंगे, चाहे वो वक्फ बिल हो, कोई बिल हो। वक्फ बिल के खिलाफ करने वाले को इलाज करना है। महिला बिल को भी फाड़ा था, वक्फ बिल को भी फाड़ा है, ये कुछ नहीं कर सकते। ये अभी से लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। वक्फ बोर्ड का बिल विधानसभा में पास होता है क्या? और आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। इस वक्त कुछ खास मेहमान हमारे साथ हैं। डॉक्टर अजय आलोक ज्वाइन कर रहे हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। अजय जी, आपका बहुत स्वागत। डॉक्टर अजीज खान इस वक्त हमारे साथ हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। खान साहब, आपका स्वागत। प्रोफेसर संगीत रागी हमें ज्वाइन कर रहे हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। संगीत जी, स्वागत आपका। हमारे साथ जय भगवान गोयल जी हैं, अध्यक्ष यूनाइटेड हिंदू फ्रंट के। गोयल साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और हमारे साथ डॉक्टर मुमताज आलम रिजवी साहब इस वक्त जुड़े हुए हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। लेकिन सबसे पहले मैं बात की शुरुआत करना चाहता हूं डॉक्टर अजय आलोक आपके साथ। क्या ये आप लोगों के इलाज की बात की जा रही है बड़े मंच से? वक्फ बिल का समर्थन करने वालों का इलाज करना है, तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बने तो इलाज किया जाएगा। क्या इस इलाज के लिए तैयार हैं आप? खैर, इलाज के लिए तो पूरा देश तैयार है, लेकिन हम लोगों का नहीं, इन लोगों का। अब इन लोग का इलाज होना जरूरी है, क्योंकि देखिए ये सेडिशन का मामला बनता है। पार्लियामेंट से पास किया हुआ बिल संवैधानिक होता है और संविधान के खिलाफ जो भी बोलेगा, गैर संवैधानिक बातें बोलेगा, ये एक तरह से भारत राष्ट्र के खिलाफ राष्ट्रद्रोह बनता है। और एक राजनीतिक मंच से होने वाले मुख्यमंत्री के उम्मीदवार जब कहते हैं कि वक्फ बिल को फाड़ के कूड़े में फेंक देंगे, तो यह दिखाता है कि उनकी गैर संवैधानिक सोच कितनी मजबूत हो चुकी है और फिरका परस्त लोगों के साथ, कम्युनल लोगों के साथ बैठ के इस देश की जड़ों में मट्ठा घोलने के लिए तैयार है। तो ऐसे लोगों का इलाज करना बहुत जरूरी है और इलाज होगा, निश्चित तौर पे होगा। और ये मैं बता देता हूं, ये जानबूझ के बोला हुआ सोचा समझा प्रयोग है। इनको डर है कि भाईजान के वोटों में कहीं बिखराव ना हो, कहीं ओवैसी ना काट ले, कहीं कोई और ना काट ले, कहीं मुस्लिम महिलाएं जो एनडीए की सरकार ने उनके लिए काम किए हैं, कहीं उसमें वोट नहीं चला जाए। इसीलिए ये जानबूझ के वक्फ ला रहे हैं, कभी बुर्का लाएंगे, कभी कुछ लाएंगे। अरे भाई, ये सब करने से वोट नहीं मिलता है। ये सब करने से आपकी छवि और मजबूत होती है जंगल राज की। यही तो जंगल राज है, जो कि जो कानून संसद से बना हुआ है उसको आप नहीं मानेंगे, तो
तो आप जंगल राज लाना चाहते हैं, और आप जंगल राज तो खैर आप टैग लगा हुआ आप पे, तो आपका तो तगमा है, मेडल है आपके लिए जी, तो करिए इसी तरह की बातें। लेकिन इस तरह की बातें करने से अगर कानून हाथ में लेने की कोशिश करेंगे तो बहुत अच्छे से इलाज करेंगे आपका हम लोग। ठीक है, डॉक्टर सुनील सिंह भी इस वक्त हमारे साथ हैं, वीआईपी के प्रवक्ता हैं। सुनील सिंह जी, आपका स्वागत। और सीधा सवाल आपसे, ये लड़ाई तो आप लोगों की यहां से शुरू हुई थी ना कि संविधान बचाना है, संविधान की सुरक्षा करनी है, और कहां तो बात यहां शुरू हो रही है कि तेजस्वी यादव अगर आएंगे तो सारे बिल फाड़ दिए जाएंगे, उसमें एक बिल वक्फ बिल भी होगा। ऐसे बचाएंगे सर संविधान? देखिए, एक बात तो स्पष्ट है कि हमारी पार्टी ने अनेकों नेक बार कहा है कि वक्फ बिल में संशोधन हुए हैं कानून में, उससे हम इत्तेफाक नहीं रखते। ठीक है, उसके प्रोटेस्ट में जो एक हुआ था यहाँ प्रोटेस्ट पटना में, वहां भी हमने पार्टिसिपेट किया। लेकिन अब का स्थिति है, बिल पास हो गया है, तो बिल जब पास हो गया है और हम वो बिल को से हम इत्तेफाक नहीं रखते हैं, क्योंकि उसमें जो हमारे मुस्लिम भाइयों हैं, जो स्टेक होल्डर्स हैं, जिनके लिए वक्फ बिल है, उनको कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया। बिना लिए हुए ये एंटी पीपल गवर्नमेंट ने बिल पास किया। मगर आज उसकी वैधानिक स्थिति जो होगी, उस हिसाब से जब दिल्ली में भी हमारी सरकार होगी, हमारी वैधानिक ताकत होगी, तो निश्चित ही हम उस बिल का अमेंडमेंट फिर से करेंगे। डॉक्टर सुनील सिंह, क्या आप बिहार की जनता को बरगला रहे हैं क्या? अब आपने कहा कि दिल्ली में जब हमारी सरकार होगी तो फिर कूड़ेदान में जाएगा, फाड़ दिया जाएगा। मुझे एक बात बताइए, क्या बरगला रहे हैं कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बने तो सारे बिल फाड़ दिए जाएंगे? क्यों डरा रहे हैं, कि बरगला रहे हैं, बेवकूफ बना रहे हैं, क्या कर रहे हैं? आप भी ये जान रहे हैं और आप भी ये कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री बनने के बाद कुछ नहीं बदलने वाला। देखिए, हमने अपनी मंशा बताई कि वक्फ बिल जो है हमारे मुस्लिम भाइयों के इच्छा के विरुद्ध थोपा हुआ अनडेमोक्रेटिक और संवैधानिक बिल है। कैसे असंवैधानिक? हम जब नहीं, असंवैधानिक कैसे? तो हम इसको निश्चित नहीं, इधर उधर मत जाइए। असंवैधानिक कैसे? कौन से नियम से असंवैधानिक है? कौन सा नियम नहीं माना गया? हाँ, हम असंवैधानिक इसलिए है कि आप अपनी ब्रूट मेजोरिटी का प्रदर्शन कर कुछ भी कानून नहीं ला सकते हैं। इतने बड़े महकमे, इतने बड़े मुस्लिम भाइयों का क्या आप स्टेक होल्डर्स का लोकतंत्र में नहीं, ये इसलिए असंवैधानिक आप मान रहे हैं कि तेजस्वी यादव को पसंद नहीं है, ये डॉक्टर सुनील सिंह को पसंद नहीं है, तो असंवैधानिक हो गया? नहीं, तेजस्वी नहीं, और लोकतांत्रिक है। लोकतंत्र में अगर कानून लाया जाए तो स्टेक होल्डर से विमर्श कर लिया जाए। बिना स्टेक होल्डर से विमर्श किए हुए एंटी मुस्लिम लॉ, एंटी पीपल लॉ, एंटी सेंटिमेंट ऑफ डेमोक्रेसी लॉ ये लाया गया है। ठीक है, मैं चलना चाहता हूं। हमारे साथ इस वक्त डॉक्टर अजीज खान भी जुड़े हुए हैं। डॉक्टर अजीज खान, बिल अलोकतांत्रिक है, बिल असंवैधानिक है, ये सारी बातें तो जब बिल आया तो संसद में खड़े होकर भी आपके नेताओं ने बात कही। अब जो बिल पास हो गया, कानून बन गया, सुप्रीम कोर्ट ने जिसका संज्ञान लिया, सुप्रीम कोर्ट ने जिसको लेकर कुछ प्रतिबंध लगाए, कुछ नियमों को वैसे का वैसा लागू किया, क्या आप उस बिल को कूड़ेदान में फेंक देंगे? क्या उस बिल को फाड़ कर फेंक देंगे? और यह भी कह रहे हैं कि हम मुख्यमंत्री बने तो सारे बिल फाड़ के फेंक दिए जाएंगे। यह एमएलसी का बयान है। ऐसे संविधान की रक्षा करते हैं विपक्ष के लोग? सर, मैं बात कह रहा था कि जो स्पीच चल रहा है और जो बातें की जा रही हैं, आज उस पर भी चर्चा होना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, ये भी माननीय मोदी जी गए थे, बिहार गए थे, और बिहार में स्टेटमेंट दिया कि साहब जो यहां का नौजवान है वो रील बना करके पैसा कमा रहा। आप खुद इस बात को अंदाजा लगाएं कि प्राइम मिनिस्टर की ये लैंग्वेज, ये भाषा, कि आज बच्चे रील बना करके पैसा कमा रहे हैं, ये रोजगार देने की बात आप कर रहे हैं। इस पर भी चर्चा होनी चाहिए। एक तरफ तेजस्वी जी कह रहे हैं कि साहब हर घर में हम नौकरी देंगे, वहीं प्रधानमंत्री महोदय जाते कह रहे हैं बच्चे रील बना करके पैसा कमाएंगे, वहीं माननीय अमित शाह जी जाते गृह मंत्री कहते साहब यहां जमीन ही नहीं है, यहां अगर मैं इंडस्ट्री लगाऊं तो कैसे लगाऊं। मैं जानना चाह रहा हूं कि इंडस्ट्री क्या लगाने के लिए जगह नहीं है। लेकिन डॉक्टर अजीज खान, मैंने आपसे सवाल क्या पूछा? नहीं, मैंने क्या सवाल पूछा? मैंने कहा कि आप संविधान बचाते बचाते सारे बिल फाड़ने की बात करने लगे। ऐसे संविधान की रक्षा होगी क्या? मैं उसी मुद्दे पे आऊंगा, मुझे पहले कंप्लीट करने दीजिए स्टेटमेंट। बिहार के नौजवानों का सवाल है, वहां के बेरोजगारी का सवाल है, वहां का नौजवान है दूसरी जगहों पे नौकरी के लिए जाता है, रोजगार के लिए जा रहा है, गुजरात महाराष्ट्र पलायन कर रहा है,
पलायन के लिए आप क्या काम कर रहे हैं? पलायन के लिए 20 साल से वहां की सरकार ने क्या काम किया? 20 साल से शासन सत्ता में है। माननीय मोदी जी, माननीय वहां अमित शाह जी, इन्होंने क्या प्लान किया वहां बिहार के नौजवानों के डॉक्टर लिए? अजीज खान, मैं ये नहीं समझ पाया कि ये बिल कूड़ेदान में फेंक दिया जाएगा, ये बिल फाड़ कर फेंक दिया जाएगा तो रोजगार मिल जाएगा क्या? अरे एक मिनट, अरे मैं कह रहा हूं ना, सिवाय नफरत की बात इसके अलावा बीजेपी के नेता कुछ करते हैं? अभी देखिए गिरिराज जी का क्या बयान आया, ये नफरत की बात है। हराम होता है और संवैधानिक बिल को कूड़ेदान में फेंक देना आपके लिए मोहब्बत का पैगाम है? देखिए एक मिनट, आप बात ही नहीं सुन रहे हैं। सबसे बड़ी आप समस्या यह है कि अगर मैं कन्याकुमारी का सवाल पूछ रहा हूं, आप कश्मीर का जवाब दे रहे हैं। मैं आ रहा हूं, कश्मीर और कन्याकुमारी दोनों बात करूंगा ना जी, दोनों की बात करूंगा, कश्मीर की बात करूंगा। बात तो कंप्लीट करने दो, आप बात नहीं करने देंगे। आप जिसको टिकट देते हैं मैथिली ठाकुर को, उसी अलीनगर में पैदा हुई और कह रही साहब इसका नाम बदल के सीतापुर कर देंगे। सिवाय नफरत की बात के अलावा कुछ और है? हम ये जानना चाहते हैं। सिवाय नफरत की बात, इसके अलावा कहीं कोई बात नहीं है। मैं कह रहा हूं वही निशिकांत किसी शहर का नाम बदल देना नफरत हो गया? नफरत की बात ये कौन सा पैमाना लेके घूमते हैं? वक्त की बात, सुनिए मेरी बात, वक्त की बात कर रहे, आप कह रहे हो वक्त की बात। मैं कह रहा हूं अगर जो वक्त का बिल पास हुआ, उस वक्त के बिल की सहमति जो स्टेक होल्डर है अगर उनसे नहीं लिया गया तो ये दुर्भाग्य की बात है। ये दुर्भाग्य की बात है। ये मुस्लिम कम्युनिटी की जमीन थी और मुस्लिम कम्युनिटी उसको आपस में किस तरह उस पर बिल आना चाहिए, क्या क्या अमेंडमेंट होना चाहिए, एक बार स्टेक होल्डर से चर्चा करनी चाहिए। डॉक्टर संगीत सोम, बैठाना चाहिए। संगीत रागी जी, संगीत सोम का एक बयान आया, उस पर मैं जाऊंगा। अजय आलोक साहब, मैं तुरंत आ रहा हूं आपके पास। एक रिएक्शन मुझे संगीत रागी जी का लेना है। संगीत रागी जी, क्या ये जो भाषा अब मंचों से इस्तेमाल की जा रही है, इसके पीछे वोट बिखर जाने का डर है, या फिर क्यों ये इस स्टैंड पर आरजेडी आई है? आपका क्या एनालिसिस है? देखिए, कई प्रश्न आए। पहले तो कि मुस्लिम स्टेक होल्डर्स ये कौन है भाई? ये जमीन के जिहादी हैं जो हर जगह सरकारी जमीन पर जिहाद करते फिर रहे थे, और सुप्रीम कोर्ट ने इसको वक्फ बिल के कोई इसके खिलाफ में टिप्पणी नहीं की है। तो हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए, ये 39 लाख एकड़ जमीन इन जिहादियों के हाथ में कहां से आ गया था? ये अरब से आया था क्या? कि यहीं के छीने हुए थे, यहीं पे कब्जा किए हुए थे? ये यदि कंटिन्यू किया जाता रहा, यदि जिहादियों का इस्लाम यहां पर कंटिन्यू करे तो बहुत अच्छी बात है, तब तो कोई इनको परेशानी ही नहीं है। तो इसलिए भारत सरकार ने जो किया वो बहुत अच्छा किया। और ये बात तो सही है कि यदि लालू प्रसाद के सुपुत्र का यदि राज होता है, यदि मुख्यमंत्री बनते हैं, तो क्या होगा यह बताने की आवश्यकता नहीं है। लालू प्रसाद के रेजिम में और राबड़ी जी के रेजिम में जंगल राज ऐसे नहीं हुआ था। अपहरण, हत्या, वहां का बिहार का कुटीर उद्योग बन गया था, ये तो हम जानते हैं। नेताओं के बेटियां जब जाती थी स्वर्णालय में तो डरते थे वो लोग कि पता नहीं कौन सा गहना उठा करके चल दे इनकी बेटियां, और पता लगे कि बताया कि कितने दिनों के बाद लौटेगा भी या नहीं लौटेगा, ये दहशत हुआ करती थी। गांव सुदूर में छोड़ दीजिए, पटना की सड़कों पर 9 बजे रात के बाद चलने में आदमी को भय होता था। यह था जंगल राज, ये दहशत था। और ये सारी चीजें मुख्यमंत्री के आवास से नियंत्रित होती थी, कंट्रोल होती थी। तो स्वाभाविक है कि यदि वैसा स्थिति है तो वक्फ बिल बोर्ड फाड़ के, उनको पता ही नहीं है, वो इतने अनपढ़ गंवार हैं कि उनको पता ही नहीं कि अब वो वक्फ बिल नहीं रहा, अब वो एक्ट बन गया है, वो कानून बन गया है, अब वो बिल नहीं रह गया है, वो मसौदा नहीं रह गया है। तीसरी बात, एक चीज जोड़ देना चाहता हूं, अभी पलायन, नौकरी, अरे सारे इंडस्ट्री को तो बर्बाद कर दिया। जितने इंडस्ट्रियल एरिया थे बिहार में, करप्शन, हत्या, घोटाला, ये तो सब लालू राज के समय ही बर्बाद हुए। वहां इंडस्ट्रियल एरिया थे, बक्सर इंडस्ट्रियल एरिया था, आरा इंडस्ट्रियल एरिया था, मुजफ्फरपुर इंडस्ट्रियल एरिया था, हाजीपुर इंडस्ट्रियल एरिया था, छपरा इंडस्ट्रियल एरिया था। इनकी हत्या कर दी किन्ने? फिरौती, अपहरण किन किन लोगों ने किया है? ये जो जितने इंस्टीट्यूशंस हैं बिहार के, स्कूल्स और कॉलेजेस किसने बर्बाद कर दिए? कब पलायन हुआ?
ये उत्तर प्रदेश के लोग, बैठे हुए लोग, इनको कोई जानकारी नहीं है कि बिहार में क्या होता था। ये सारे स्कूल जिनकी छतें खत्म हो गई थी, स्कूल में शिक्षक नहीं रह गए थे, जिसे नीतीश कुमार के समय इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं रहता है। लालू प्रसाद जी कहते थे बिहार की सड़कों को हम हेमा मालिनी के गाल में, वो एक वहां पर एक बड़ा व्यंग चलता था कि खुरदरा कर दिया है कि ओमपुरी के गाल जैसा बना दिया है। पटना से औरंगाबाद जाने में 6 घंटे लगते थे, 8 घंटे, आज वो 2.5 घंटे में यात्रा पूरी की जाती है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर का जाल खड़ा कर दिया। अब आप कहते हैं कि वो तो स्वाभाविक है कि यदि लालू प्रसाद यादव जी के बच्चे का राज यदि आएगा तो वो क्या करेगा? जो आदमी स्वयं 9वीं फेल है, वो राष्ट्र को क्या विजन दे सकता है? वो कहां से विजन देगा बिहार को? तो यही कारण है कि वो बोलते हैं कि हम 3 करोड़ नौकरियां दे देंगे। अरे पूरे 15 साल में लाख तो नौकरी नहीं दिए, सारे इंडस्ट्री बंद करवा दिए, छीन लिए, सारे इंफ्रास्ट्रक्चर बर्बाद कर दिए, बिहार को रसातल में लेते चले। और डॉक्टर मुमताज आलम भी इस वक्त हमारे साथ हैं। मुमताज आलम साहब, क्या आपको लग रहा है कि ये अपने वोटों को और नजदीक लाने की एक कोशिश है? क्या इस तरह से बयानबाजी करेंगे मंचों से तो लगेगा कि नहीं, मुस्लिम अगर 1, 2, 4% इधर उधर जा सकता है। कुछ नीतीश कुमार को भी ठीक समझते हैं, कुछ चिराग पासवान को भी ठीक समझते हैं, थोड़ा बहुत ओवैसी की तरफ भी छिटक जाते हैं। क्या आपको लगता है कि ऐसी बयानबाजी के कूड़ेदान में फेंक देंगे, फाड़ कर फेंक देंगे, इससे पोलराइजेशन की तरफ हो जाएगा? बहुत बहुत शुक्रिया राम जी आपका, और तमाम जो हमारे यहाँ पे पैनलिस्ट हैं, मैं उनको आदाब नमस्कार करता हूँ। देखिए, ये जो फाड़ने और फेंकने की बात है तो ये एक मुहावरा होता है, ये समझना चाहिए। अभी हमारे प्रोफेसर साहब कह रहे थे, तो ये मुहावरे की ज़बान असल में लोग समझते ही नहीं, जानते ही नहीं, इन्होंने शायद लिटरेचर पढ़ा नहीं, नंबर 1। नंबर 2 ये कि यही सरकार, मैं 2 कानून का जिक्र करूँगा। एक कृषि कानून, क्या सरकार ने कृषि कानून को डस्टबिन में नहीं डाला? 1 साल किसानों का आंदोलन चला और आखिर में घुटने टेकने पड़े इस सरकार को, और वही सरकार जो कानून जिसने बनाया था उसने उसी कानून को डस्टबिन में डाल दिया। क्या मैं गलत कह रहा हूं? जीएसटी पे आ जाइए, जीएसटी पे कितनी तारीफें की जा रही थी, बड़ा अच्छा बड़ा अच्छा बड़ा अच्छा, लेकिन आखिर में इसी सरकार ने जीएसटी में दिवाली से पहले जीएसटी को फिर वहीं पे लाके खड़ा कर दिया और जितनी मेहनत की थी सब डस्टबिन में डाल दी, और ये कहा कि देखिए कितनी अच्छी दिवाली कौन सा उत्सव जो है उसको बना दिया। यानी अपने ही किए पे जो है वो पानी फेर करके और तारीफ भी कर रहे हैं। तो ये 2 इनका काम। तीसरी चीज देखिए, बार बार ये जिहाद की बात कर रहे हैं, हर जगह जिहाद आता है। तो मैं तो ये कहता हूं कि देखिए, एक के लिए मुसलमान चारा है, दूसरे के लिए बेचारा है। एक डराता है और दूसरे जो है डराने के नाम पे वोट लेते हैं। तो मुसलमानों की हालत तो बड़ी अलग सी है। और राम जी, मैं एक चीज कहना चाहता हूं, पैगाम देना चाहता हूं। देखिए, बार बार आप कह रहे हो कि बढ़ जाएगा। भाई ऐसा है कि वोट बैंक तो नहीं है ना मुसलमान, क्यों नहीं बटेगा? अलग अलग पार्टी में देता है तो इसमें क्या नुकसान है? हर कोई अलग अलग जगह दे रहा है। अगर कोई चिराग को दे रहा है, कोई उनको दे रहा है, कोई उनको दे, इसमें हर्ज क्या है? ये मुसलमानों के इशू क्यों बनाया जा रहा है? भाई मुसलमान कोई किसी का बंधुआ मजदूर है? मुसलमान कोई गुलाम है क्या? जो अच्छा करेगा, जो जिसको पसंद करेगा उसको वोट देगा। लेकिन ये कि बीजेपी हराओ बीजेपी हराओ, मैं इसके हक में नहीं हूं। वो अगर जिसको ठीक लगता है उसको देगा। आखिर में मैं एक बात कहना चाहता हूं जी, और वो बार बार चिराग पासवान का भी आपने दिखाया और इससे पहले मैं इनके बयान सुना, तारीफ करते हैं, आप पढ़ लो वक्फ। अरे भाई, वक्फ बिल तो मुसलमान और पार्टियां अपोजिशन बाद में पढ़ लेंगी, पहले आप अपने सरकार के मैनिफेस्टो पढ़ लो, जो हिडन है, जो छिपे हुए हैं, जो पूरे मुल्क की पब्लिक प्रॉपर्टी को बेचने का काम कर रही है। अयोध्या में आप देखिए, अयोध्या की जमीन तक को नहीं छोड़ा। और अभी अडानी जी ने क्या किया, अभी एलआईसी को किस तरीके से उससे पैसे दिए गए, ये भी खुलासा है। तो ये तमाम चीजें, पहले जो पार्टी की हिमायत करने वाले, बीजेपी की हिमायत, वो पहले अपने पार्टी के हिडन एजेंडे को पढ़ ले, उनकी आंख खुल जाएगी कि कैसे देश को बेचा जा रहा है, नीलाम किया जा रहा है। हो सकते हैं, जिसमें से एक बड़ा अच्छा तरीका पहले भी लेके आए थे कि एसबीआई डूब गया है, एलआईसी डूब गया है, दोनों का शेयर कहां है और दोनों की कीमत आज कहां है,
ये थोड़ा सा गूगल करके जो मेरे दर्शक हैं वो चेक कर ले तो पता चल जाएगा कि क्या प्रोपेगेंडा होता है और सच्चाई क्या है। अब डॉक्टर अजय आलोक आपकी कई बातों में रिस्पॉन्ड करना सरकार बताए कि गूगल क्यों कर ले। राम जी मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। जहां देखिए शेयर मार्केट चलाते हैं ऐसा है एक मिनट राम वो जी, ये भी जानते हैं, गूगल वो ये भी जानते हैं कि एलआईसी पैसा कहां लगाती है। पीएम बताए, प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, बताएं कि क्या सच्चाई है देश को। कि मुमताज आलम रिजवी बोला जा रहा है प्रधानमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, यहाँ पे हमारे प्रवक्ता ये बताएं आपको नहीं समझ में आ रहा क्या सही है क्या नहीं। डॉक्टर अजय आलोक आपको रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं, जाकर के देखे डॉक्टर अजय आलोक जो गूगल न चलाना जानती वो क्या करे जी बताएं। बैठे अच्छा सुनिए, अरे सुनिए तो सही, बताता हूं ना, सुनिए अब आराम से सुनिए। सबसे पहली बात कि एलआईसी में अडानी का जो पैसा दिया गया है और जो भी इन्वेस्टमेंट है वो एक डील है और जिसके पीछे बीचे में पूरी सिक्योरिटी एसर्टेन की गई है। अरे डील के नाम तो पूरे देश को कर दिया आप लोगों ने। भी उठा के बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए, क्यों नहीं बोलेंगे? एक मिनट, ये गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है, कोई वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं है। गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी नहीं, किसी को भी उठा के दे दिए 1 रुपए के लीज पर और वो उससे हजारों करोड़ का किराया खा रहा है। होती गवर्नमेंट प्रॉपर्टी ने पब्लिक कही जाती है। आप राम जी बीच में चिल्लाएंगे, स्टूडियो में बैठ के फालतू का चिल्ला रहे हैं। अभी इनको आइना दिखाने का समय है। नहीं, हम कह रहे हैं लगातार इशारा करते रहे कि मैं बोलना चाहता हूं, वो बीच में नहीं बोले। पब्लिक प्रॉपर्टी है वो, पब्लिक आवाम की, जनता की। आप शांत रहेंगे जरा, पब्लिक प्रॉपर्टी मुझे मत सिखाइए। और वक्त भी पब्लिक प्रॉपर्टी है जो गवर्नमेंट के अंडर में, तो चंद मुसलमानों की नहीं है। लेके भाग रहा है क्या? चंद मुसलमानों की नहीं है, लिए भागा जा रहा है क्या? लॉ बन चुका है, क्या हो गया? समझ गए? अगर हमने अपना घर खरीदा तो वो हमारा घर नहीं कहा जाएगा। जिस घर हमने बात कर रहे हैं भाई, हमने घर खरीदा, हमने खरीदा शांति तो से क्या वो हमारा घर नहीं कहा जाएगा? एक मिनट कोई कब्जा नहीं किया। मुमताज आलम रिजवी अभी एक एक करके अभी बस सारे लोग बात कर रहे थे, अच्छी डिबेट चल रही है, लोगों को समझ में आ रहा है। डॉक्टर अजय आलोक रिस्पॉन्ड कीजिए। सबसे पहली बात, जिस कृषि कानून की ये बात कर रहे हैं कि सरकार ने वापस लिया, वो कृषि कानून बिहार में 2008 से लागू है। पता भी है आपको? बिहार में आज तक किसानों की एक भी आत्महत्या नहीं हुई, पता है आपको? ये नीतीश कुमार ने ही लागू किया था 2008 में, यूपीए की सरकार थी। कृषि कानून वापस ले लिया। क्या बात आप करते हैं? जीएसटी की बात कर रहे हैं। 2017 में जीएसटी लागू हुआ, देश में कीमतें उस वक्त भी लोगों को सबसे जब पहली बार लागू किया था 28%, 18%, 12%, 5% का स्लैब था, तब भी कीमतों में 3% की कमी आई थी। खुदरा नीति में, एक मिनट सुनिए, फिर बीच में बोल रहे हैं आप, करेक्ट करते जा रहा हूं कि 2017 में लागू किया था, तब भी लोगों को राहत मिली थी। आपने 2017 से यार क्यों बीच में बोलते बिना मतलब का काय नहीं, तो ऐसे थोड़ी है कि आप कुछ भी बोलेंगे उसको आदमी सुन लिया और प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। मैं फैक्ट पे बोल रहा हूं, आप प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं। 2017 के बाद लगातार जीएसटी में रिफॉर्म्स किए गए और जब हमारी जीएसटी से इकोनॉमी मजबूत हो गई, जब हमारा जीडीपी 6.8 रिसेशन के बावजूद भी 7% तक हमारी जीडीपी रही है, तो एक बड़ा जीडीपी, एक बड़ा रिफॉर्म किया गया जिसको जीएसटी 2.0 कहते हैं। और उसका फर्क यह पड़ा कि आज देश में खुदरा महंगाई हो या मुद्रास्फीति हो, हर चीज अभूतपूर्व कटौती पे। इतनी कम महंगाई देश में आज तक नहीं। लोगों को आराम मिलता है तो आपको तकलीफ होती है। जहां देश की जनता को, नागरिक को आराम मिलता है तो तकलीफ होती है। एक गरीब आदमी अगर फ्रिज या टीवी खरीद रहा है इस दिवाली में तो आपको तकलीफ होती है। बकवास करते हैं सरकार ये बिल लेगी, हिडन एजेंडा है। क्या हिडन एजेंडा है? हमारा हिडन एजेंडा नहीं, हमारा ओपन एजेंडा है। कट्टरपंथियों को करोड़ कर्जा हो गया देश पर, सर्वाइव नहीं करने देंगे। बताइए आप है कि नहीं कर्जा? एक मिनट, बहुत क्लियर कट एजेंडा। 2014 में कितना कर्ज था देश पे, आज कितना कर्ज है? बताइए देश को। धर्म की आड़ में इस्लामी, बताइए देश को। ओपन एजेंडा है। बताइए देश को कि आज बोल के कर्ज में डूबा है कि नहीं डूबा है देश में? आप बताइए हमें। बड़ा आ गए ये। अरे कितना कर्ज है देश में बताइए ना, बड़ा क्या? मैं जबान सही इस्तेमाल करता हूं, आप भी एक मिनट। मुमताज आलम रिजवी एक मिनट, अगर कोई आपकी बात को रिस्पॉन्ड कर रहा है, सवाल पर सवाल दागते जाएंगे, नए सवाल पैदा हो जाएंगे। अगर आप किसी डिबेट को नहीं चलने देना चाहते तो वैसा बता दीजिए। आपने जितने पॉइंट उठाए उनको अगर कवर कर रहे हैं अजय आलोक तो उनको कवर करने दीजिए, और अगर उन पे वो आंसर ना करें तो फिर दोबारा सवाल हो सकता है। लेकिन हर सवाल के बाद दूसरा सवाल दागेंगे तो कैसे बात चलेगी? और जब आपकी बारी में कोई बोलेगा फिर आप कहेंगे हमें समय नहीं दिया गया। अजय आलोक जल्दी, क्विक। अयोध्या में जानता हूं सबके छाती पे छुरियां चलती हैं। अयोध्या में राम मंदिर बनने के बाद फर्जी आरोप लगाते हैं कि अयोध्या की जमीन सरकार ने बेच दी। अयोध्या का कैसा कायाकल्प हुआ वो देख के मन जलता है ना। वहां पे आप ही लोग में से कुछ लोग हैं जो अभी भी कहते हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानते, वहां मस्जिद थी, मस्जिद रहेगी। ढांचा तक नहीं मानते, उसको मस्जिद कहते थे आप। तो विकृत सोच हमारी नहीं है, एजेंडा आपका है।
इस देश का इस्लामीकरण करने का एजेंडा आप लोग का है। आप स्कॉलर बन के बैठे हुए हैं और रोड पे वो जिहादी बन के नाचते हैं। दोनों का एजेंडा एक ही है। एजाज खान, अजीज खान यहां पे बोल रहे थे कि बिहार में पलायन क्यों है? पलायन याद आ रहा है चुनाव में। उत्तर प्रदेश में जब अखिलेश की सरकार थी तब पलायन याद नहीं याद आता था। आज उत्तर प्रदेश तरक्की कर रहा है तो बिहार का पलायन याद आ रहा है। एक बात बताइए आप मुझे, हम तो आए 2005 में, हमसे पहले 15 साल लालू, उसके पहले कांग्रेस। बिहार का बंटवारा नहीं हुआ था, झारखंड भी बिहार में था, कोयला भी था, मिनरल्स भी था, सारा रिसोर्सेज भी थे, क्यों नहीं इंडस्ट्री लगी? सारी इंडस्ट्री बंद क्यों हो गई? टाटा से जब उसकी जमीन ले लेंगे, उसका मकान हथिया लेंगे, कल ही दिखाया मैंने पटना में सबको ले जाके कि टाटा की जमीन ले ली, कोचर बंधुओं की जमीन ले ली होटल देने के चक्कर में। एक तैयारी उद्योग थे बिहार में, अपहरण, लूट, हत्या, बालू गिट्टी, इसके अलावा कोई उद्योग था? राममोहन जी, सारा उद्योग बंद करके हमको बोलते हैं कि उद्योग क्यों नहीं लगा रहे हो? डॉक्टर अजीज खान रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। इंडस्ट्रियलाइजेशन जितना भी बिहार का हुआ पिछले 20 साल में, वो तब हुआ जब इंफ्रास्ट्रक्चर हमने दी। अकेला राज्य जहां 24 घंटे बिजली रहती है, कनेक्टिविटी सुपर रहती है। ये सब देख के दर्द होता है आप लोग को। बेसिकली विकास के नाम पे। डॉक्टर अजीज खान रिस्पॉन्ड कर रहे हैं आलोक जी आप। सुनिए ना, रामराज नहीं आया है, रामराज आएगा। रामराज आ गया, सुन रामराज तो आएगा, रामराज आएगा। अरे सुनो ना, रामराज अब आएगा। कर रहे हो आप, आपका नंबर ही नहीं है, मुझे बात करने दो। ठीक है, नहीं सुनिए, इस्लामिक राज नहीं आएगा। आलोक जी, आप डॉक्टर अजीज खान आपको रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। हिंदू मुसलमान के अलावा और आपके पास है क्या? कोई विकास की बात तो है नहीं। आपने किया हिंदू मुसलमान शुरू, बर्बाद कर दिया। मुसलमान शुरू आप लोगों ने किया, इसके अलावा कुछ है नहीं। हिंदू मुसलमान आप लोगों ने शुरू किया है। किसने बोला कि वक्त का बिल फाड़ के फेंक देंगे? मैंने बोला कुछ काम नहीं, बिल फाड़ के फेंक देंगे। किसने बोला? मैंने बोला। हिंदू मुसलमान किसने किया? इधर कोई तरक्की की बात की आप नहीं हो रहा, निंदा करते हो आप। ठीक है डॉक्टर अजीज खान, डॉक्टर अजीज खान, एक मिनट डॉक्टर अजीज खान सवाल पे आइए, वापस सवाल पे आइए। आपकी पार्टी है जो ये कह रही है कि बुरके में जांच नहीं होनी चाहिए, ये आप लोग लिखित में चिट्ठी लिख रहे हैं चुनाव आयोग को, जबकि आप तो वहां पे आधिकारिक चुनाव भी नहीं लड़ रहे। नहीं, ये आपकी पार्टी का स्टैंड है। जबकि आज आपने संगीत सोम को सुना होगा, संगीत सोम कह रहे हैं कि भाई जब हज पे जाते हैं, जगह जगह जाते हैं, जितनी जगह आपके ऑफिशियल डॉक्यूमेंट बनते हैं, हर जगह चेहरा देखा जाता है, हर जगह आपकी फोटो होती है। जो पीठासीन अधिकारी बैठे हैं और उसमें भी महिलाएं, यह भी स्पष्ट किया चुनाव आयोग ने कि जो महिला अधिकारी होंगी या आंगनबाड़ी कार्यकर्ता होंगी, वो कहते हैं कि हम चेक करेंगे, जिसकी आइडेंटिटी होगी वही तो वोट डालेगा। देखिए राममोहन, और आप कहते हैं हिंदू मुसलमान दूसरी पार्टी करती है। भाई सुनो ना, एक मिनट बताइए। हाँ बताइए। ये मैं कह रहा हूं ना, संगीत सोम जी का काम ही है इधर उधर की बात। मैं तो आपका काम पूछ रहा हूं, आपकी चिट्ठी पे संगीत सोम का नाम रेफरेंस में है। अरे जो चिट्ठी गई है ना, वो चिट्ठी बहुत स्पष्ट है। वो चिट्ठी पे चर्चा मत करिए आप। क्यों? चिट्ठी स्पष्ट ये है कि जो टारगेटेड है ना, मैंने आप जो लिख के हिंदू मुसलमान करें उस पर कोई दिक्कत नहीं। अरे एक मिनट भाई राममोहन जी, आप ही सवाल करेंगे तो बात हमें तो देंगे, जब आप जवाब देंगे। बोलिए। हाँ ठीक है, बोलने नहीं देंगे। नहीं बोलिए। अभी जो बात अजय आलोक जी कर रहे थे, सुनिए ना, रामराज की बात कर रहे थे, उसे सुन लीजिए आप। बिहार में बिल्कुल बड़ा माहौल चंगा हो गया ना, यही कर दिया ना, कह रहे पलायन रुक गया ना, बड़ा इंडस्ट्री लगा दिया ना। 20 साल है, अब हमेशा 70 साल का गाना गाओ ना हमेशा। फिर क्यों सरकार शासन सत्ता में आए थे? फिर आप सरेंडर करो ना। आप बताओ कि हम कुछ नहीं कर पाए। आप दूसरों पे सिर्फ ठीकरा फोड़ना, ठीकरा कहा था पटना यूनिवर्सिटी को तो आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी बना देंगे, बना दिया। विशेष राज्य का दर्जा देंगे बिहार को, दे दिया। क्या किया बिहार के लिए? क्या किया बिहार के लिए? कुछ नहीं किया। हाँ, हिंदू मुसलमान, बुर्का, वाक, पता नहीं क्या क्या, यही सब सारी बातें। नहीं तो मैं आपसे यही तो पूछना चाह रहा था, उसका आप उत्तर क्यों नहीं देना चाह रहे? भाई अगर आप बुर्के को मुद्दा लिखित में बनाएंगे, पूछना चाह रहे, देश के चुनाव आयोग ने यह निर्धारित किया कि सबकी आइडेंटिटी चेक होगी जो वोट डालेंगे। देश के चुनाव आयोग ने तय किया, अजीज खान जाएंगे, अपना वोटर कार्ड दिखाएंगे, वोट डालेंगे। अरे सुनिए सर, राममोहन जी, पता नहीं, आप तो इतने पुराने पत्रकार हैं, पता नहीं समझ लो, ये कोई नई प्रथा है क्या? हर आदमी चेहरा दिखाता है, देखता रहा और देखते रहे। इससे पहले महिला पुलिसकर्मी रहती थी, इसमें इतना इसमें तो मैं ये तो पूछ रहा हूँ, समाजवादी पार्टी ने चिट्ठी क्यों लिखी? चिट्ठियां क्यों लिख रहे हो चुनाव कमीशन को? भाई आप जय भगवान जी। नहीं देंगे। चिट्ठियां क्यों लिख रहे हो चुनाव कमीशन को? चेहरा मत दिखाओ। बोलने दीजिए। नहीं, बहुत देर होगी सुनते हुए। आप चिट्ठियां लिखते हो, दिवाली का विरोध करते हो। दिवाली के लिए कृष्णों सिखों दिवाली कैसे मनाई जाती है? आप राम मंदिर का विरोध करते हो। आप खुलेआम कह रहे हो कि हम दोबारा बाबरी मस्जिद बना देंगे। आप खुलेआम कह रहे हो
वक्फ बोर्ड को फाड़ के फेंक देंगे। आप खुलेआम कह रहे हो धारा 370 फिर लागू कर देंगे। जो काम संविधान से हुआ है, सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से हुआ है, उसको आप नहीं मानते। आप चाहते हैं कि देश डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर संविधान से नहीं चलेगा, देश चलेगा कुरान से। देश कुरान से नहीं चलेगा, ये देश चलेगा संविधान से। और आज आप लोग खुलेआम चुनाव के वक्त संविधान की झंडियां उड़ा रहे हैं। कोई वक्फ बोर्ड को, कानून को फाड़ने की बात कर रहा है। बुरके के अंदर क्या है, बुरके के पीछे क्या है? अगर बुरके के अंदर कोई महिला है, चाहे मुस्लिम है चाहे हिंदू है, अगर उसकी पहचान करके वोट डालना दिया जाता है तो बुराई क्या है? आप चिट्ठियां क्यों लिख रहे हैं? आप खुद हिंदू मुसलमान करते हैं और आरोप लगाते हैं हमारे जैसे लोगों के ऊपर। देश संविधान से चल रहा है। आज देश में राम राज्य आ रहा है। 24 करोड़ लोगों ने एक साल के अंदर राम जी के जाके दर्शन किए हैं। 66 करोड़ लोगों ने कुंभ में स्नान किए हैं। आपने कुंभ को मजाक बनाया। जहां जहां सनातन की, हिंदू की बात होती है, आप डट करके उसका मजाक उड़ाते हैं और हिंदू मुस्लिम खुद करते हैं। भैया समझ लो, आज यूपी में योगी बाबा हैं और देश में मोदी बाबा हैं। आज पूरी दुनिया सनातन का लोहा मान रही है। आज पूरी दुनिया में युद्ध हो रहा है। युद्ध के बीच में एक बात निकल करके आ रही है, अगर कोई शांति भाईचारा करवा सकता है वो भारत करवा सकता है, वो मोदी करवा सकते हैं। और दुनिया में राम राज्य हिंदुस्तान में आएगा और पूरी दुनिया में राम राज्य आए, इसको लेकर के आज हमारी भारत सरकार, हमारे संत काम कर रहे हैं। और देश चलेगा संविधान से, कुरान से देश नहीं चलेगा। ये अच्छी तरह समझ लो। ठीक है, मैं आपकी बात को समझ रहा हूं, लेकिन जिस बात को लेकर मैं मुमताज आलम साहब आपके पास जाना चाहता हूं, सवाल इसी बात को लेकर तो है कि राजनीतिक दल मंच से कहेंगे कि हम वक्फ का कानून फाड़कर फेंक देंगे, हम कूड़ेदान में डाल देंगे, जितने कानून है वो, जितने बिल हैं हम वो सब फाड़ के फेंक देंगे, उसमें वक्फ कानून भी शामिल होगा। अब मुझे ये बात बताइए, जब चुनाव में वोटिंग के अधिकार की बात होती है तो उसकी व्यवस्था बनाने का अधिकार भी चुनाव आयोग के पास है। उसमें राजनीतिक दल फिर अपना नफा नुकसान देखेंगे और फिर बताएंगे कि देखिए दूसरा दल हिंदू मुसलमान कर रहा है, इसलिए 20 साल से उनको शासन मिल रहा है। देखिए राम जी, बहुत अच्छा सवाल आपने किया और मैंने कई बार आपके यहां भी 1-2 बार मैंने ये बात कही कि पहली बात तो मैं हैरत में इस बात का हूं कि चुनाव तो हो रहा है बिहार में और कई बार चुनाव मैदान बन जाता है उत्तर प्रदेश। अखिलेश यादव को लिखने की कोई जरूरत नहीं थी। मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, नहीं लिखना चाहिए उनको। भाई ये अगर शिकायत थी तो वहां की जो आरजेडी है, तेजस्वी यादव लिख देते और वहां के लीडर वो सब लिख देते। लेकिन यहां पे अखिलेश यादव ने लेटर लिखा और उधर योगी आदित्यनाथ जी पहुंच गए, माननीय मुख्यमंत्री बिहार, और वहां जाके उन्होंने तकरीर की। तो कई बार लगता है कि नूरा कुश्ती भी है। आखिर क्या जरूरत थी? दूसरी चीज ये कि मुसलमानों को कोई एतराज नहीं इस बात से, अगर वहां पे महिला कर्मचारी है, वहां महिला पुलिस है, वो चेहरा देख रही, कोई एतराज ही नहीं, कोई मसला ही नहीं। इसको मसला बनाने की जरूरत नहीं। अगर कहा कि चुनाव आयोग ने कि हाँ ठीक है महिला का चेहरा देखा जाएगा, वहां महिलाएं रहेंगी, वो देखेंगी, कहना चाहिए बिल्कुल वेलकम, बहुत अच्छा, इसमें इशू बनाने की जरूरत नहीं थी। और ये इशू सिर्फ और सिर्फ बार बार मुसलमानों को सामने खड़ा करके कि कैसे मुसलमानों का वोट लिया जाए या उनको पोलराइज किया जाए, खुदा के लिए बंद कर दीजिए। तो आप ये समाजवादी पार्टी को बंद कर दीजिए। ये समाजवादी पार्टी को नसीहत है आपकी? बिल्कुल, मैं कह रहा हूं कि हर इशू को बिल्कुल नसीहत है। मेरे ख्याल से कोई ऐसी जरूरत नहीं थी कि इसको इशू बनाया जाए बुर्के को। ठीक है, अजीज खान साहब की एक टिप्पणी पे संगीत जी के पास में जाना है। देखिए राम मोहन जी, समाजवादी पार्टी को किसी के मशवरे की जरूरत नहीं। समाजवादी पार्टी ये समझती है कि क्या बेहतर है क्या नहीं बेहतर है। पहली बात, आपको कौन सी चीज फायदा देगी, कौन सी नहीं देगी, आपको पता है? मेरी बात आप सुन ले, आप प्लीज सुन ले। जी जी। देखिए समाजवादी, मैं वही बात से कह रहा हूं ना, समाजवादी पार्टी सामाजिक समरसता में विश्वास रखती है, आपसी इत्तेहाद में, आपसी इत्तेहाद कम्युनलाइज करने में नहीं। वो उसका मकसद ये होता है कि समाज को सबको एक दृष्टि से देखा जाए, समाज में बाइफर्केशन ना किया जाए कि साहब इनके लिए कानून होगा दूसरे के लिए कानून नहीं होगा। कानून सभी के लिए समान होगा। अलग अलग दृष्टि से देख रहा है चुनाव आयोग। वो ये कह रहा है कि हिंदू महिलाओं की चेकिंग नहीं होगी, उनका चेहरा नहीं देखा जाएगा। घूंघट, ये बताओ घूंघट का नाम आया? हाँ, घूंघट का नाम आया। अगर कहना था तो घूंघट का भी जिक्र होता। क्या कहना था? कहना चाहिए नकाब और घूंघट में वोट नहीं डाले जा सकते, उसको बाकायदे देखा जाएगा।
लेकिन अजीज साहब मेरे ख्याल से इसमें कोई गलत नहीं। अगर एक महिला देखती है शरई हुक्म क्या है, शरई हुक्म नहीं, ये बिला वजह इशू बनाया है अखिलेश यादव ने। उन्हें ऐसा इशू नहीं बनाना चाहिए। हर बार जो इशू बनाना चाहिए, जब वहां मुसलमानों पे अत्याचार होता है तब अखिलेश यादव को खड़ा होना चाहिए था। जब आजम खान जेल में थे तब प्रोटेस्ट होना चाहिए था, तब उनके लिए बोलना चाहिए था। आज जो आजम खान को शिकायत है, आज मुसलमानों को शिकायत है, आप बताइए आपकी सरकार थी, मुजफ्फरनगर में दंगा हुआ, कितने लोगों को आपने सजाएं दिलवाई? इसलिए मुझे लग रहा है कि ये हर चीज में राजनीति मत कीजिए। कोई मुसलमानों को एतराज नहीं है। आप जाकर के मुस्लिम बहन बेटियों से पूछिए, वो कहेंगे कि अगर महिला होगी तो हमें चेहरा दिखाने में कोई दिक्कत नहीं है। आपको क्या दिक्कत है? क्यों आपने इशू बना दिया उसको बिना वजह? और एक मुद्दा दे दिया आपने योगी जी को, योगी जी जाकर के बिहार में बोल रहे हैं न लेना न देना। अजय आलोक जी राय दीजिए, उनसे आपका साठगांठ है, उधर राय दीजिए, उनसे राय दीजिए, आप उनको राय दीजिए। ठीक है संगीत रागी जी, अब ये विषय दरअसल कुछ ऐसे हैं जिसमें जो प्रगतिशील मुस्लिम है वो जानते हैं कि भाई अगर वोट देना है तो आइडेंटिटी दिखानी पड़ेगी, लेकिन फिर भी इनको विषय बनाया जाता है और आरोप बीजेपी और संघ पे लगते हैं कि ये लोग पोलराइज कर रहे हैं, ये लोग हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। देखिए वाकई पोलराइज तो मुस्लिम समाज के ठेकेदार लोग कर रहे हैं, अखिलेश यादव कर रहे हैं। और ये बात सही है कि यदि आरजेडी को एतराज था तो आरजेडी करती, क्योंकि मुसलमानों का वोट जो है वो बिहार की राजनीति में आज के दिन में 3 लोगों के बीच में बटा हुआ है। एक कांग्रेस पार्टी, आप देखेंगे कि पिछले चुनाव में कांग्रेस पार्टी उन्हीं सीटों पर ज़्यादा सक्सेसफुल रही है जहां दलित मुस्लिम कॉम्बिनेशन रहा है। दूसरा ओवैसी की पार्टी जो 5 सीटें लेकर के जीत रही है, और तीसरा आरजेडी। और बिहार का मुसलमान या देश का पूरा मुसलमान एक बहुत स्ट्रेटजिक तरीके से वोटिंग करता है। आप देखेंगे कि ओवैसी जहां जीतता है उसकी बगल की कॉन्स्टिट्यूएंसी में जहां पर ओवैसी जीतता है वहां ओवैसी को वोट दिया है, लेकिन बगल की कॉन्स्टिट्यूएंसी है मुस्लिम ही खड़ा है, उसको वोट नहीं देकर के आरजेडी को दिया है वोट। उनको है कि हम भारतीय जनता पार्टी को हराना है, और इसमें भारतीय जनता पार्टी को भी कोई गलतफहमी नहीं होगी, यदि मुझे पूरा यकीन है। और यदि नहीं तो उनको ये जान लेना चाहिए कि जितने ये है पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज और बाकी अन्य जगह जो मुस्लिम डोमिनेटेड कॉन्स्टिट्यूएंसी है, वहां के बूथों का कितना वोट पड़ा है ये आंकड़े मेरे पास है। मैं बता सकता हूं 0, 2, 5, 8, 7, 9 इस प्रकार से मुसलमानों ने वोट किया है, जहां पर 100% उनका वोट है। मैं उन बूथों की मैं बात कर रहा हूं। तो भारतीय जनता पार्टी को गलतफहमी नहीं होगी, और संभवतः पता है यही कारण है गिरिराज जी ने गलत कुछ भी नहीं बोला, बिल्कुल ठीक बोला। अरे नरेंद्र मोदी जी ने क्या नहीं किया, गांधी ने क्या नहीं किया था मुसलमानों के लिए, लेकिन देश का मुसलमान जिन्ना के साथ खड़ा हो गया। नरेंद्र मोदी ने क्या नहीं किया मुसलमानों के लिए, सारी चीजें, किसी भी नीति में तो भेदभाव नहीं व्यक्त किया। अखिलेश यादव की तरह ये तो नहीं किया कि मुसलमानों को कंपेंसेशन ज्यादा देंगे और हिंदू कैंप में जो दंगे में पीड़ित हैं उनको कंपेंसेशन नहीं देंगे। सरकार ने एहसान किया क्या, हमें बताइए, जवाब दीजिए आप। एहसान किया कर दिया तो, लेकिन टैक्स के पैसे से दिया, जो भी फैसिलिटी कांग्रेस ने भी दी थी, तो आपने कांग्रेस वोट क्यों नहीं किया? मुस्लिम जिहाद नहीं, आपने कांग्रेस वोट क्यों नहीं किया? सारी फैसिलिटी तो कांग्रेस से आपने हासिल की, सारी स्कीमें कांग्रेस की थी, आपने कांग्रेस वोट क्यों नहीं दिया? कि आप कांग्रेस को दिया 10 साल सरकार, और वो उसी रूप में वो सोचते हैं। ठीक है, डॉक्टर अजय आलोक रिस्पॉन्ड करना चाह रहे हैं। ये जो टैक्स के पैसे से कह रहे हैं, टैक्स के पैसे से कह रहे हैं कि आपने क्या किया क्या नहीं किया, हम एक आंख से देखते हैं, इसलिए करते हैं, और सरकार में है, करना हमारा फर्ज है, हम करते रहेंगे। वोट की दृष्टि से हम नहीं कर रहे। नहीं, मुसलमान कितना टैक्स देता है इस देश में, जरा बता दें, भी पता लग जाए। वही बताने जा रहा हूं, वही इनको बताने जा रहा हूं। 10 करोड़ का टैक्स पेयर बेस है, ठीक है ना। सिंपली जो रिटर्न फाइल करते हैं उसको भी टैक्स पेयर कहते हैं। देश में बामुश्किल 2%, 2 करोड़ लोग टैक्स देते हैं, जिनको पैसा देना पड़ता है। उसकी संख्या लगभग 2 करोड़, 1 करोड़ 89 लाख। उसमें मुसलमानों की संख्या जानते हैं कितनी है? 3.5%। 3.5% 1 करोड़ 89 लाख में जो मुसलमान पैसा देते हैं। और फायदा कितने मुसलमानों को ले रहे हैं? वो आपके टैक्स का पैसा है।
ये सब बातें अरे हंसने क्यों बात नहीं, इस तरीके से तय होता है क्या? अरे मुझे शर्म आ रही है बात कर रहे हैं, ऐसे तय होता है क्या? ऐसे तय होता है क्या? ऐसे तय होता है क्या? 3.5% टैक्स देते हैं और ऊपर से 3.5% का कितना होता है? ठीक है, एक मिनट सुनील सिंह जी, डॉक्टर सुनील सिंह कुछ कहना चाह रहे हैं। सुनील सिंह जी बोलिए। देखिए, सबसे पहले तो रिजवी साहब ने दो बातें स्पष्ट की, मैं इसको दोहराता हूं। इन्होंने कहा कि मुसलमान किन्हीं को वोट दे, इन्हें कोई आपत्ति नहीं है। दूसरा, इन्होंने कहा कि बुर्का के इशू पर अगर महिला अगर चेक करने वाली हो, चेक करती हो तो कोई इशू नहीं है। मुझे थोड़ा इशू ये है कि केवल बुर्का शब्द के साथ साथ पर्दा शब्द, घूंघट शब्द भी इस्तेमाल किया गया होता तो बेहतर होता। किसी को ये नहीं लगता कि एक धर्म विशेष पर इंगित किया गया है। अब इसके साथ टैक्स पेयर पर बात आ गया। अगर हमारे मुसलमान भाई कम टैक्स पेयर है तो इंडिया इज अ सोशल स्टेट, ये सोशल स्टेट है, तो सोशल स्टेट में गरीबों को ज्यादा मिलेगा। तो अगर मुसलमान गरीब हैं तो मोदी सरकार क्या कर रही है? अभी तो संगीत रागी साहब ने कहा कि मोदी सरकार ने मुसलमानों के लिए इतना किया, क्या किया? उसके टैक्स पेयर इतने कम है। तो वही तो मैं कहना चाहता हूं कि मुसलमान भाइयों को केवल अभी ओवैसी साहब और भाजपा हिंदू मुस्लिम करा रही है ताकि बिहार के इलेक्शन में नहीं, ये सुनील सिंह अजय आलोक आपको रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं, मैं उनके पास जा रहा हूं। लेकिन ओवैसी साहब भाजपा हिंदू मुस्लिम करा रही है, आपके एमएलसी मंच पर खड़े होकर बोल रहे हैं, आपके मुख्यमंत्री के उम्मीदवार मंच पर खड़े होकर बोल रहे हैं, और वीआईपी को जाना चाहिए था इलेक्शन। मैं सफाई देता हूं, मैं सफाई देता हूं। देखिए राम मोहन साहब, शब्द के में जाइएगा, भाव में नहीं जाइएगा। अगर कोई कहता है कि दांत खट्टे कर दूंगा, ईंट से ईंट बजा दूंगा, तो आप उसको अगर शब्द में जाइएगा, भाव में नहीं जाइएगा तो मायने बदल जाएंगे। शब्द में जाइए, भाव में जाइए। कई शब्द इतने बुरे होते हैं जो भाव में अच्छे होते हैं, उन शब्दों से बचना चाहिए कि नहीं बचना चाहिए? फिर संवैधानिक भाषा का इस्तेमाल करें। राम जी, इन्होंने मुहावरे कई इतने खराब होते हैं कि मैं कुछ बोलूंगा तो बुरा लग जाएगा आपको। वीआईपी के प्रवक्ता जी, मैं ऑफिशियली सफाई दे रहा हूं कि उसका मतलब ये था कि जब हम शासन में आएंगे तो ये गैर मुस्लिम भाइयों को कॉन्फिडेंस में लिए हुए, लेकिन लोकतंत्र में स्टेक होल्डर्स के बिना विमर्श के एक थोपा हुआ कानून को निश्चित ही इसको हम लोग अगर सत्ता में आएंगे तो इसको हम लोग पुनर्विचार करेंगे। इसका मतलब यही था। ठीक है अजय आलोक जी, सबसे पहली बात सुनील जी को यह बात पता होनी चाहिए कि थोपा हुआ कानून नहीं है, संसद से पारित कानून है। वोटिंग बकायदा हुई थी लोकसभा राज्यसभा में और इसको बकायदा वोट करके पास किया गया था। और एनडीए की जो संख्या है 293, उससे भी 22 वोट ज्यादा मिले थे, 313 वोट मिले थे। ये किसके वोट थे? पहले उस पर दिमाग लगाइए। संसद से थोपा हुआ कानून नहीं है, संसद से पारित कानून है। दूसरी बात, मुसलमान गरीब है, निकालना चाहिए। मोदी जी क्या कर रहे हैं? 25 करोड़ लोगों को भी गरीबी रेखा से निकाला है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी में। 25 करोड़ जो कि रिकॉर्ड है, उसमें 13 करोड़ मुसलमान हैं। फिर से फिगर चेक कीजिए। आप लोग बिना स्टडी किए हुए, बिना कुछ होमवर्क किए हुए, आप लोग दोनों तीनों बैठे हुए हैं यहाँ पे। 13 करोड़ मुसलमान निकले उस गरीबी पॉवर्टी इंडेक्स से। सबके लिए काम कर रहे हैं, काम सबके लिए काम कर रहे हैं। लेकिन आपकी दिक्कत है कि आप इस देश का इस्लामीकरण करना चाहते हो, वो हम नहीं होने देंगे। इस्लामीकरण इस देश का नहीं होने देंगे। दूसरी बात, कोई हिंदू औरत में क्या हो जाएगा मोदी जी के दौर परहेज नहीं करती है। ये परहेज सकारात्मक चीजें होने एक एक करके कोई हिंदू औरत मुस्लिम करके राजनीतिक रोटी जाल की खेती कर राजनीतिक रोटी देते। कोई हिंदू औरत को बुर्का, अगर वो घूंघट लेके गई है बूथ पे, तो उसको अपना घूंघट उठा के अपना चेहरा दिखाने में आज तक परेशानी नहीं हुई है। 70 साल से चुनाव चल रहे हैं देश में। सिर्फ बुर्का नशी को ही दिक्कत है, बुर्का उठाने में, हज जाने में दिक्कत नहीं। अरे कहां दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तो एयरपोर्ट पे ट्रैवल करते हैं तब दिक्कत नहीं होती है। एयरपोर्ट पे ट्रैवल करते हैं तब दिक्कत नहीं होती है। वोट देने में क्यों दिक्कत है? वो बोल रहे हैं वोट देने में नहीं, एयरपोर्ट पे भी एक अलग से निजाम कायम किया जाता है, आपको पता नहीं शायद। वहां पे औरतों के लिए एक कवर्ड एरिया बनाया जाता है। तो बस, तो फिर एतराज ही नहीं ना। कोई एतराज नहीं, कोई एतराज नहीं, कोई एतराज नहीं। ये आप लोगों की नूरा कुश्ती है। आप लोग मुद्दे बनवाते हो, आप लोग नूरा कुश्ती करते हो ताकि मुसलमान को टारगेट किया जाए, हिंदू मुसलमान करके हिंदू अपीजमेंट किया जाए, उधर मुस्लिम अपीजमेंट किया जाए। इससे देश का भला होने वाला नहीं है। आप जो है किसी को वोट बैंक मत बनाइए। आप जो है सिर्फ और सिर्फ विकास की बात कीजिए।
रोजगार की बात कीजिए, विकास की बात कीजिए, महंगाई कैसे कम हो उसकी बात कीजिए, कर्जा देश पे जो है कैसे कम हो उसकी बात कीजिए, 80 करोड़ जो 5 किलो अनाज पे लोग हैं वो कैसे कम है उस पे बात कीजिए, इस पे बात कीजिए ना। समझाइए, ऐसे ऐसे चिट्ठी ना लिखें। जंगल राज 30 बरस पहले जंगल राज था, एक था जंगल राज, यही कहानी इनके पास है। विकास है नहीं, कोई मॉडल ऑफ डेवलपमेंट है नहीं, एक था जंगल राज, हिंदू मुस्लिम ऐसे किए, यही सब करेंगे। जिहादी कहेंगे मुसलमान भाइयों को, लेकिन जिहादी कहना मैं इसकी निंदा करता हूँ। बिहारी उस जंगल राज के बुक बोगी, एक था जंगल राज नहीं, एक था जंगल राज नहीं, महागठबंधन इस जंगल राज, ये महागठबंधन के जितने राक्षस हैं वो वही जंगल राज रहना चाहते हैं, ठीक है ना। सारे के सारे जेल गए हुए, सारे के सारे बेल पे, सारे के सारे भ्रष्टाचारी, मान क्रिमिनल केसेस, सारे वैसे के लोग बैठे हुए। आप क्या कर रहे हैं? अरे आप लोग का चरित्र ही खराब है, बेसिकली आप लोग का चरित्र खराब। आज के दिन और कुछ नहीं किया है। आप लोग को कितना भी डिटर्जेंट लगा के धोइएगा, आप नहीं धोने वाले हैं। इलाज आपकी आत्मा मैली हो चुकी है, बेसिकली वो पटना रेफर कर दी आत्मा मैली हो चुकी है, कुछ नहीं हो सकता। एम्बुलेंस में बेड नहीं मिलता है, एम्बुलेंस आप सब लोगों की आत्मा मैली हो चुकी है। जंगल राज है। अभी क्या अच्छा, है? जितना अभी बोलिए क्या ना है? बढ़िया है, ये जितना राष्ट्रपति सुने चुनाव राज का है। टाइम है, आप इस तरह का आपको expose करते रहिए। बुलाइए वक्त कानून। कोई महिलाएं सुरक्षित नहीं है। बांग्ला रोड की जितनी वक्त की जमीन है ना, सारी की सारी सरकार ले लेगी वापस। अरे अभी आज बता रहा हूँ, 6 महीने के अंदर कानून थोप लालू यादव नहीं कहा था ना पार्लियामेंट में, डाबंगला रोड में सारा वक्त का जमीन हथियाए हुए है, लेना चाहिए। अब सब वापस लेंगे 6 महीने के अंदर। सब छाती पीटिएगा ऐसे करके। आपके पास मेजोरिटी है। अच्छा, वीआईपी ने कितने आंदोलन किए वक्फ के लिए? मेजोरिटी नहीं है, वो वक्त की जमीन गरीब मुसलमानों की है और चंद ठेकेदार मुसलमान बिल्डिंग बना के उससे किराया कमा रहे हैं, जो मुसलमानों के हित में इस्तेमाल होना चाहिए। यही हाल लखनऊ का भी है। जब आप समाजवादी पार्टी के कुछ नेता वक्त की जमीन पर बिल्डिंग बना के किराया खा रहे हैं, यही हाल हैदराबाद में भी है, यही हाल दिल्ली में भी है। दर्द इसलिए ना हो रहा है कि मुसलमान ठेकेदारों, मैंने तो पहले ही कहा था, पूरे देश भर के 200 मुसलमान ठेकेदार हैं नेता जो वक्त की जमीन का शोषण कर रहे हैं, और वो हम नहीं होने देंगे। अरे कौन मुसलमान भाइयों को कोई मतलब ही नहीं, मुसलमान ठेकेदार को मतलब है। मुसलमान ठेकेदार को हम नहीं लेंगे अपने कंट्रोल में। मुसलमान ठेकेदार आप कंट्रोल में रखिए, कोई शब्द गलत नहीं है। मुसलमान भाइयों को वक्त में कोई दिक्कत नहीं है, मुसलमान ठेकेदारों को दिक्कत है। देखिए, आप मुसलमान भाइयों को विमर्श कर उनको विश्वास में लेके कानून संशोधन काहे के लिए विमर्श करें भैया? पार्लियामेंट विमर्श की जगह है, हर का नुमाइंदा चुन के आया हुआ वहां पे। 543 सीट पूरे देश को रिप्रेजेंट करती है। तेजस्वी जी ने कहा तो वहां विमर्श हुआ, 3 दिन डिबेट चली, उसमें वोटिंग हुई, बिल पास हुआ, कानून बन चुका है। फिर काय करना इसमें? बहुमत का मतलब ये सेडिशन नहीं है। मुमताज आलम रिजवी साहब वीआईपी से एक सवाल पूछना चाहते हैं डॉक्टर सुनील सिंह से। एक मिनट फेंकने की बात करते हैं, सेडिशन नहीं है जी। चुनाव आयोग को कार्रवाई करनी चाहिए तेजस्वी यादव पे और एमएलसी साहब पे जी। अब मैं वीआईपी जो पार्टी के तर्जुमान है उनसे भी कि बहुत सही आप कह रहे हो कि सरकार की नीयत ठीक नहीं है औकाफ को लेकर के, बिल्कुल सही है, और बिल जो है वापस होना चाहिए। लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आज से पहले आपने कितने आंदोलन किए कि वक्फ बिल के खिलाफ, कितनी जगह आपने धरना प्रदर्शन किया, हमें बताइए। दूसरी चीज ये कि रिजवी साहब, राम जी, वक्फ बिल नहीं, वक्फ कानून। मैं बता दूं आपको, जवाब दे दूं। नहीं, वक्फ कानून मान लीजिए, वक्फ तरमीमी कानून जो है। सुन ले जवाब। रिजवी साहब, वक्फ कानून के विरोध में पटना में प्रदर्शन हुआ था, उसमें हमारी पार्टी ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था एक, और हमने इमारत शरिया जो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी थी उनमें हमने लिखित रिटेन में ये दिया है कि वक्फ कानून बिना मुसलमान भाइयों या स्टेक होल्डर्स के विमर्श के बिना एक थोपा हुआ कानून उचित नहीं है। ये हमने लिख के दिया है, हमने यहाँ धरना प्रदर्शन किया है। अब हमारी पार्टी तो लिमिटेड एरिया में है, हमने वहां किया है, और आज भी आपके टीवी के माध्यम से हम बोलते हैं कि देखिए, कानून अगर आपको पार्लियामेंट में बहुमत हो गया, इसका मतलब ये नहीं है कि आप कानून बना दीजिएगा कि रात के 12 बजे निकलोगे तो गोली से उड़ा देंगे और कह देंगे भाई हमने तो संसद में कानून बनाया। लेकिन लोकतंत्र में जो अफेक्टेड लोग स्टेक होल्डर्स हैं, अफेक्टेड लोगों से विमर्श उपरांत ही कानून बने, तो ये लोकप्रिय। लेकिन ये तो डॉक्टर सुनील सिंह जी, ये तो आप स्पष्ट मानेंगे ना कि ये तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री बनने से कुछ बदलने वाला नहीं है। अगर आप बन भी गए, मैंने कहा कुछ बदलेगा क्या? तो क्यों मंच से बार बार ये कहा जा रहा है कि हम उठा के कूड़ेदान में फेंक देंगे? अरे कहिए ना कि जब लोकसभा का इलेक्शन आएगा, हमारा प्रधानमंत्री बनेगा गठबंधन का, तब हम उठा के कूड़ेदान में फेंक देंगे। कम से कम बात तो स्पष्ट कीजिए। अभी सुनील सिंह जी ने बोला है अभी आपके लिमिटेड है, अगर लिमिटेड पार्टी लिमिटेड बात करो ना,
देश का संविधान बदलने की कैसे बात कर सकते हो? जी। चुनाव हो रहा विधानसभा का, बात कर रहे हो लोकसभा की। लोकसभा में आप है नहीं, आपका कुछ वहां है नहीं, और अभी से लोगों को पिघला रहे हो। आपसे बड़ा हिंदू है, लोग अच्छे तरह समझ रहे हैं, ठीक है। देश की जनता अच्छी तरह समझ रही है। तुम लोगों को बहला के, फुसला के, ललचा के ठगने का काम कर रहे हो। आज देश की जनता चाहती है देश का विकास हो, देश आगे बढ़े, इसलिए आज हर समाज का व्यक्ति ठीक है सरकार के कामों से खुश होकर के सरकार के साथ खड़ा हुआ है। सरकार मजबूती से हर वर्ग का भला भी कर रही है, हम देख पा रहे हैं। डॉक्टर अजीज खान, अब आप डेवलप, डॉक्टर अजीज जी, डॉक्टर आपको जवाब दे जी सुनील जी, क्विक एक सेंटेंस, हाँ जल्दी, एक सेंटेंस में। तो राम मोहन जी, जब हमने कहा कि वक्फ बिल के कानून को फाड़ देंगे, तो ये लिटरली मीनिंग नहीं लेके शब्द में नहीं भाव में जाए। हमारा शासन आएगा, शासन का मतलब हम इंडिया ब्लॉक में हैं, हम जब केंद्र में भी शासन करेंगे और निश्चित ही राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री होंगे। और ये लिमिटेड पार्टी जो कहते हैं ना, जब हम गठबंधन में हैं तो हम एक हैं, लिमिटेड पार्टी नहीं है, और हम सत्ता में आएंगे तो निश्चित ही वक्फ बिल कानून को। डॉक्टर अजीज खान, आपने डेवलपमेंट की बात की, विकास की बात की। अगर 20 साल से कोई पार्टी शासन कर रही है, कोई एक ही मुख्यमंत्री लगातार बना हुआ है लगातार बिहार में, तो कुछ तो करके दे रहा होगा ना, जिसके लिए बीजेपी भी पूरी तरह से तैयार है, जिसके लिए आरजेडी भी पूरी तरह तैयार थी। नहीं, क्या किया 20 साल में? क्या काम कर दिया? काम बताओ ना क्या हुआ। तो तेजस्वी यादव क्यों डिप्टी बने उनके? फिर अगर कुछ काम नहीं किया तो डिप्टी क्यों बने थे तेजस्वी यादव? सुनिए मेरी बात, कहते थे कि हम चुनाव में जाएंगे। कर रहा है, सुनिए मेरी बात, वहां का नौजवान पूरे देश में नौकरी करने जा रहा है, रोजगार ढूंढ रहा है, वहां पर उसके लिए क्या इंतजाम किया था? हुआ कुछ इंतजाम? लेकिन एक बात और आपको बता कि अभी आप ये भी अजय जी से पूछ लीजिए कि सीएम फेस आखिर ये बनाना किसको चाह रहे हैं?